डेली टॉप 10 करंट अफेयर के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और हमारा विशेष सफ़र जीएस चौरनी का है। इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के चुनिंदे 10 प्रश्नों के साथ आपके बीच में है। पहला सवाल आपके बीच में है, हाल ही में अडानी पावर ने किस देश की ड्रूक ग्रीन के साथ 6,000 करोड़ रुपए की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया? हाइड्रो परियोजना के लिए अडानी पावर ने किस देश के साथ 6,000 करोड़ रुपए का ड्रूक ग्रीन के साथ समझौता किया हाइड्रो परियोजना के लिए? ऑप्शन आपके लिए है इटली, जर्मनी, भूटान और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जिस देश के साथ अडानी पावर ने समझौता किया है ड्रूक ग्रीन के साथ, वो देश है भूटान। भूटान के साथ अडानी पावर ने समझौता किया है हाइड्रो परियोजना के लिए। भूटान दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला देश है। यानी भूटान के संदर्भ में जो अन्य जानकारी हम देखते हैं तो भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है हाल ही में। और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। भारत का रिलायंस समूह भूटान में नवीकरणीय ऊर्जा समूह के विकास के लिए निवेश उसमें करने वाला है। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, हाल ही में UIDAI ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? देखिए, UIDAI ने अगस्त 2025 का जो महीना समाप्त हुआ, इसमें जो रिकॉर्ड दर्ज किया है, विकल्प आपके लिए है, यानी जितने का आधार का प्रमाणीकरण किया है तो 225 करोड़, 221 करोड़, 210 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 221 करोड़, यानी 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया गया अगस्त महीने के लास्ट तक। अगस्त 2024 की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो इसमें 10.3% की वृद्धि हुई है और यह जो कुछ हो पाया है वो डिजिटल जो ग्रोथ हुआ है, हमारा डिजिटल विकास हुआ है, इसका देन है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे सामने है स्क्रीन पे, डेविड लैमी किस देश के उप प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? डेविड लैमी किस देश के उप प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके लिए ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, नन ऑफ दीज। इसमें ब्रिटेन यानी डेविड लैमी ब्रिटेन के PM नियुक्त हुए हैं। किसके? ब्रिटेन के PM अभी नियुक्त हुए हैं। डेविड लैमी उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो उसके प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। ब्रिटेन के PM है अभी वर्तमान में कीर स्टारमर। ब्रिटेन के बारे में अन्य तथ्य जानते हैं, इसकी राजधानी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है। और भारत के उच्चायुक्त जो वर्तमान में ब्रिटेन में है, विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। इंग्लैंड ने अभी हाल में, अगर इंग्लैंड से जुड़ा हुआ और अन्य जो हम अगर करंट अफेयर के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे तो पाएंगे कि इंग्लैंड ने अभी स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। आपसे अगर ये पूछा जाए महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने किसको हराया है? स्पेन को हराया है। वहीं इंग्लैंड के बहुत बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर जो रूट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है और वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जैक एलिस और राहुल द्रविड़ को पीछे किया और अपना पोजीशन अब सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर है जो रूट।
और टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेबाज की श्रेणी में। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत सरकार ने अभी हाल में यूके के साथ मंजूरी दिया है। यूके ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स PASSEX एक सैन्य अभ्यास है जिसको कि अभी हाल में किया है अरब सागर में। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी युद्ध से ग्रस्त रहा है यूक्रेन लंबे समय से, रसिया के साथ उसका युद्ध चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन को एक तरह से कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया है और मिसाइल सौदे के लिए उसने घोषणा किया है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? कैशलेस चिकित्सा की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है शिक्षकों के लिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर महीने के 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया गया और इसके उपहार स्वरूप एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। अब आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। यह घोषणा करने वाले सीएम है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश पर एक नज़र डालें, सीएम है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उसके गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, राजधानी लखनऊ है। और एक नज़र जब हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो सीटों की लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा के सीटों पर नज़र डालेंगे तो लोकसभा के 80 सीट यहाँ से आते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक सीट लोकसभा से आते हैं 80 और वो उत्तर प्रदेश से आता है। वही राज्यसभा के लिए भी सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश से ही हैं 31। और राज्य विधानसभा की भी बात किया जाए तो जिस राज्य की भारत में जिस राज्य की विधानसभा सबसे लंबी है वह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, मटर यानी हरी मटर, सब्जी आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल यानी एक स्पेशल योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह एक सुरक्षा अधिनियम है जिसके तहत यदि आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं फ्यूल लेने के लिए, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो फ्यूल नहीं ले पाएंगे। इसकी शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली जिलाधिकारी बनी है मेघा रूपम बनी है। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, यूपी का पहला प्राइवेट निजी रेलवे स्टेशन गोमती नगर लखनऊ में है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो यूपी का पहला रेलवे स्टेशन है जो निजी है। गोमती पर ध्यान में रखेंगे, यह नदी है जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है और उसी के नाम पर यह गोमती नगर है। गोमती नदी को कभी गोमल कहा जाता था, अभी उसे गोमती के नाम से जानते हैं। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि शुभांशु शुक्ला भी हाल ही में अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं और उनके नाम पर लखनऊ में सड़क का नामकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर का नाम उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदला गया है और अब उसे परशुरामपुरी, भगवान परशुराम के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी। तो जलालाबाद पहले से ही हम जानते होंगे, अब इलाहाबाद, प्रयागराज हुआ और अन्य कई नगर उत्तर प्रदेश में बदले गए हैं, नाम चेंज परिवर्तित किए गए हैं उनके, और इस कड़ी में जलालाबाद का नाम अब हो गया है परशुरामपुरी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके लिए है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो हॉकी एशिया कप हॉकी हुआ उसको भारत ने जीता है और भारत का यह उपलब्धि इस तरह से एशिया कप में चौथी बार भारत विजेता रहा है। गौरतलब हो कि यह
मुकाबला बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया और जहां खेले गए मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित किया। भारत की ओर से गोल दागने वाले की जब बात की जाएगी तो भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने सबसे अधिक 2 गोल किए, वही सुखजीत ने 1 गोल किया और अमित रहीदास ने 1 गोल किया है। फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे कि यह चौथा अवसर था जब भारत ने हॉकी का एशिया कप अपने नाम किया है। हॉकी का एशिया कप का खिताब इससे पूर्व भारत ने 2007 में, 2017 में, 2022 में अपने नाम किया था और फिर से एक बार 2025 में इसे अपने नाम किया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? विश्व साक्षरता दिवस 6 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर और इनमें से कोई नहीं, 8 सितंबर को यह मनाया गया है अभी हाल ही में, और यूनेस्को के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा यानी इसकी शुरुआत की जाएगी, इसका निर्णय लिया गया 1966 ईस्वी में। अर्थात कि विश्व साक्षरता दिवस की कहा जाए कि मनाए जाने की घोषणा स्थापित किया गया 1966 में, लेकिन पहली बार मनाया गया 1967 ईस्वी में मनाया गया। हम जब 2025 के विश्व साक्षरता दिवस के थीम पर विचार करेंगे तो इस वर्ष का थीम है प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा, डिजिटल युग में साक्षरता बढ़ावा थीम के साथ 2025 का विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। सितंबर महीने में तो यूँ तो कई प्रमुख तारीख है, लेकिन 11 तारीख से पूर्व तक की अगर हम उसके सितंबर माह के में जो डेट है उसमें जो दिवस मनाए जाते हैं उस पर अगर नज़र डालें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। वहीं 5 सितंबर को भारत के दृष्टिकोण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया गया है। अगला सवाल हमारे लिए है, वर्ष 2025 में यूएस ओपन लॉन टेनिस का जो 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है उसमें एक बहुत प्रमुख स्पर्धा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में अभी यूएस ओपन टेनिस का मुकाबला संपन्न हुआ और यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले को निम्न में से किसने जीता है और किसने इस खिताब को अपने नाम किया है? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर जेवरेव, इनमें से कोई नहीं। अभी कार्लोस अल्काराज की चलती है, कहा जा सकता है टेनिस जगत में इनका सितारा अभी बुलंदियों पर है, और अल्काराज ने फाइनल मुकाबले में जेनिक सिनर को कार्लोस अल्काराज ने पराजित किया है किसको? जेनिक सिनर को। जेनिक सिनर इटली के हैं और वही कार्लोस अल्काराज स्पेन से हैं, और फाइनल मुकाबले में जो स्कोर रहा वह 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 यानी 4 सेटों में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें 3 सेटों में जीत दर्ज किया कार्लोस अल्काराज ने और अपने प्रतिद्वंदी जेनिक सिनर को पराजित किया। यह उनका दूसरा यूएस ओपन है। यूएस ओपन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरा, लेकिन कैरियर में अगर ग्रैंड स्लैम की बात किया जाए तो 6ठा ग्रैंड स्लैम है। ध्यान में रखेंगे, 6ठा ग्रैंड स्लैम है इनका। कैमा है 6ठा ग्रैंड स्लैम है अल्काराज का और यूएस ओपन का। एक बार फिर से देखते हैं हम, महिला एकल जो खिताब रहा है यूएस ओपन का, इसको जीता है आरियाना सवालेंका ने। यह मुकाबला आर्थर एस स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला गया और आरियाना सवालेंका बेलारूस की हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अमंडा अनीसिमोवा जो यूएसए के हैं उनको पराजित किया। अगले क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई? इंद्र यात्रा की शुरुआत 2 सितंबर को, ध्यान में रखना है,
इसकी शुरुआत हुई 2 सितंबर को। 2 सितंबर को इसकी शुरुआत अपने पड़ोसी देश नेपाल में। कहाँ हुआ? नेपाल में। और नेपाल में 2 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई काठमांडू घाटी में, जहाँ इस यात्रा का जो एक लंबा संस्कृति है और इसका जो मूल उद्देश्य होता है, इसमें वर्षा के देवता इंद्र और अच्छी फसल की देवी जीवित देवी की पूजा की जाती है। 2 सितंबर को नेपाल में इसकी शुरुआत हुई। नेपाल की पर अगर हम एक नज़र डालें, हाल ही में अर्थात पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अराजकता की स्थिति वहाँ आ गई है और प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन था उनका वो हिंसक रूप धारण कर लिया है, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा है। हालांकि अभी इसमें आप देख रहे हैं कि उसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, अब ये नहीं रह गए हैं। 9 सितंबर की रात्रि में इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। वही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। नेपाल में अभी जैसा कि हमने कहा कि ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो मूल रूप से जिस विषय पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ वह प्रदर्शन था जो सोशल मीडिया का साइट सब होता है, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म थे उनमें से बहुतों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी मुद्दे से प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि अन्य कई कारण थे जिससे कि यह प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक रूप धारण कर लेता है। हम दुआ करते हैं कि नेपाल में शांति बहाल हो। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाली मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल पर थोड़ा सा और नज़र अगर हम डालते हैं जो जिसके कारण से नेपाल आजकल चर्चा में रहा है, तो कामे रीता शेर्पा, देखिए ये माउंटेनियर है। एवरेस्ट पर इन्होंने 31वीं बार फतह प्राप्त किया है और इस प्रकार उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को संशोधित किया है। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का कीर्तिमान है रीता शेर्पा के नाम। इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 31वीं बार है यह। नेपाल ने 26 अपंजीकृत, जिसकी अभी हमने चर्चा किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया और इसके विरोध में ही अब प्रदर्शन शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल के में कितने सोशल मीडिया ऐप्स थे, प्लेटफॉर्म थे जिस पर कि प्रतिबंध लगाया गया, तो उसकी संख्या 26 थी। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद देखिए नेपाल हाल में चर्चा में इसलिए भी रहा है कि रूबेला वायरस से यह मुक्त क्षेत्र हो गया है और यह ऐसा होने वाला, यह दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में पहला देश बन गया। पर्यटन को बढ़ावा देने में के लिए टिकटॉक, जानते ही होंगे, यह भी एक सोशल मीडिया का ही एक ऐप है। टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। चलिए 9वां सवाल है हमारे लिए सामने। हाल ही में चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? तो 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख। सही आंसर है 10 लाख। एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 को यूपीआई की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। और आखिरी सवाल है, अभी जैसा कि हम सब जानते हैं 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आपको ये बताना है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का व्यक्ति के अनुसार क्रम कैसा है। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं इसके अनुसार हम नहीं बोल रहे हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का व्यक्ति के अनुसार क्रम कैमा है, 16वां, 18वां, 15वां, 14वां। तो व्यक्ति के अनुसार ये 15वें हैं। और ऐसे अगर बात किए जाए जो काल है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये 17वें हैं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 टर्म में यह कार्यकाल का निर्वहन किया, यानी 2 टर्म में उपराष्ट्रपति रहे। वही हामिद अंसारी भी 2 टर्म में उपराष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का अगर जो कार्यकाल के अनुसार देखा जाएगा तो 17वें हैं, परंतु व्यक्ति के अनुसार
सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति। कौन से उपराष्ट्रपति, माफ करेंगे, उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन कौन से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? आंसर होगा 15वें। मिलते हैं हम फिर अगले दिन टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।